Hello everyone, welcome back. This is Manish Pawar and you are watching CBL. तो अब आज आपका लास्ट डे है जहां पे हम लोग अपने मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। सभी टाइप्स के हम लोग लगभग मिक्स क्वेश्चंस लेके आएंगे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, एक तरह का रिवीजन था हमारा ये, है ना। वी वेंट थ्रू द क्रैश कोर्स, जहां इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जा पाए बिकॉज वी हैड वेरी लेस टाइम विद अस। बहुत कम समय हमारे पास था, बट लगभग सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे, लेकिन आई बिलीव कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस घर पे सॉल्व किए होंगे, है ना। कुछ आपने यहाँ से भी आपको कुछ हेल्प हुई होगी, आपने कुछ ट्राई भी की होंगे अपने आप। नाउ यू गाइज टेल मी कि अभी आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है, आपका लेवल अभी कहाँ तक पहुंच चुका है, आपका एग्जाम ऑलमोस्ट आपका नजदीक आ चुका है, ठीक है। अगर आप एक या दो बार सिलेबस से गो थ्रू कर चुके हैं, अब आपके जितने भी दिन बचे हैं उसके लिए अपना एक टाइम पैटर्न आपने पहले से सेट कर लिया होगा। जो टाइम पैटर्न आपने सेट कर रखा है उसी टाइमिंग पैटर्न के बिहाफ पे अब अपने क्वेश्चंस का टाइम भी कम कर दो। एक बार और फटाफट से पूरे सिलेबस में से आपको गो थ्रू करना है। उससे गो थ्रू करने के बाद अपने आप से ये पूछो, ये सवाल अपने मन में लेके आओ, अब मैं कहाँ पे लाई कर रहा हूँ, अब मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। आई बिलीव आप लोग अच्छी जगह पे स्टैंड कर रहे हैं और आप अच्छा स्कोर करेंगे अपने अपकमिंग एग्जाम के अंदर। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद फ्यू मोर क्वेश्चंस। टुडे इज आवर लास्ट लेक्चर फॉर दिस क्लैट, for this quantitative technique. Let us start with the first question. Question is, find the product of all odd natural numbers less than 5000. Less than 5000. अब सोचो एक बार, इन्होंने कहा है कि सभी का आपको प्रोडक्ट करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। सबसे पहला सवाल तो ये ओड नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई डॉट 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 और लास्ट हमारे पास नंबर क्या होगा 4999। अब मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दूंगा, तो इसके लिए एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है फैक्टोरियल का। उस फैक्टोरियल वाले फॉर्मेट के बिहाफ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ा इजीली। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, अगर मैं आपको ये बोलूं, थोड़ा सा सोचो एक बार, मैं इसमें ऐसा क्या चेंज करूं जिसके बिहाफ पे इनमें से कुछ वैल्यूज को रिड्यूस किया जा सके, या फिर रिड्यूस करने की बजाय किसी एक वैल्यू को ऐड किया जाए और उसी वैल्यू को सब्ट्रैक्शन किया जाए, या किसी वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन हो उसी वैल्यू से सब्ट्रैक्शन हो। हमने ऐसा भी एक क्वेश्चन किया था पीछे, जहां पर मैंने ये बताया था मेरे पास कोई वैल्यू है 20, अगर मैं इसमें 10 प्लस कर दूं और 10 ही माइनस कर दूं तो इस पर कोई चेंज नहीं आने वाला, 20 ही रहेगा, है ना, क्योंकि दोनों हमारे पास कट हो जाएंगे। गेटिंग इट। इसी तरीके से अगर मेरे पास 20 वैल्यू है, मैं फॉर एग्जांपल 40 से मल्टीप्लाई कर दूं, 40 से ही डिवाइड कर दूं, तो अब भी कोई फर्क इसके ऊपर नहीं पड़ेगा, इट विल रिमेन सेम। ये पॉइंट क्लियर है, राइट। तो इसी तरीके से इसमें हम लोग चेंज करेंगे। व्हाट चेंज कैन वी डू, एक काम करो, अगर मैं लिखूं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय अप टू 5000 और इस वैल्यू को मैं डिवाइड कर दूं आपके इवन नंबर से, 2 4 6 8, इसे डिवाइड कर रहे हैं इवन नंबर से, मल्टीप्लाई बाय 5000। एक बात का मुझे जवाब दो, इसके करने से ये चीज मैं कहां से लेके आया, कहां से मेरे माइंड में आएगी। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, आई टोल्ड यू कि किस तरीके से इसे ब्रेक करना है। मुझे कहानी क्या चाहिए थी, मुझे कहानी चाहिए ऑड नंबर्स की, मतलब 1 3 अप टू 4999, मुझे इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है। अब एक बात सोचो, ध्यान से देखो इधर, अगर मैं नीचे वाली टर्म्स के बिहाफ पे ऊपर जो टर्म्स है उन्हें रिड्यूस करूं तो ऊपर क्या बचेगा, आपके सभी इवन नंबर्स जो कि आपके डिनोमिनेटर में हैं, उन सभी से आपके न्यूमरेटर वाले इवन नंबर्स कट हो जाएंगे। यस और नो, हाँ सर हो जाएंगे। 2 से 2 जाएगा, 4 से 4, 6 से 6 और 5000 से 5000। ऊपर बचेगा क्या, ओड नंबर्स 1 3 5 7। तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मतलब ये जो वैल्यू थी ना आपके पास, ये एज इट इज बची हुई है मेरे पास। लेकिन ऐसा किया क्यों गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बात मेरे पास यहां पर इजीली तय हो चुकी है कि ऊपर वाली टर्म को मैं कह सकता हूं 5000 फैक्टोरियल, हाँ या ना। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे निकालना है 5 फैक्टोरियल, हाउ कैन आई राइट दिस, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, यही होगा ना, अप टू 1 मैं उसे लेके जाऊंगा। तो यहां पे ये लिखूं या ये लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये भी क्या है 1 2 3 अप टू 5000, और इसका मतलब भी क्या है 1 से लेकर 5000 को मल्टीप्लाई मुझे करना है। अब ये टर्म मेरे पास है,
अब यहां से अगर मैं आपका कॉमन निकाल दूं इस वैल्यू में से 2 रेज़ टू पावर 2500, अंदर कितना बचेगा बताओ जरा एक बार। 2 रेज़ टू पावर 2500 अगर मैं यहां से निकाल दूं, कॉमन बोल दूं या इसे मैं ब्रेक कर दूं इस फॉर्म के बिहाफ पे, तो अंदर मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी। जिससे ये वाला स्टेप आ गया, हालांकि दोनों स्टेप इंपॉर्टेंट है, तो उसका आंसर आ चुका है ऑलरेडी। बताओ जरा, जल्दी बताओ फटाफट, आगे चलते हैं फिर। हुआ सर 2 रेज़ टू पावर 2500 आपने निकाल दिया, तो वैल्यूज कौन सी बचेंगी? आप 2 के पावर की बात कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज बचेंगी वो होंगी 1 2 3 अप टू 2500। बेसिक फैक्टोरियल, कुछ मैंने नया नहीं सिखाया, बेसिक फैक्टोरियल ही आपका यहाँ पर यूज हुआ है, राइट सर। तो आंसर कौन सा होगा? आंसर वुड बी दिस वन, बी। कैसे? अब ये जो टर्म है ऊपर तो आपका सेम ही है, ये तो 5000 फैक्टोरियल ही है आपका, नीचे 2 रेज़ टू पावर 2500 आपका है ही है सर, इसे मैं क्या बोल दूंगा 2500 फैक्टोरियल। ये क्या बनेगा आपका, ये वाली वैल्यू हमारे पास होगी बाद में, ठीक है। 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2500 इंटू 2500 फैक्टोरियल। लेकिन ऑप्शन में तो 2501 है, नहीं सर ये 2500 ही है, ये मिसप्रिंट है, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन, ये आपका बी इज द राइट आंसर। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 1024 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 125 रेज़ टू पावर 11। 1024 रेज़ टू पावर 4 125 रेज़ टू 11। इसे ब्रेक करना है, कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं 2 की टर्म में, इसे ब्रेक कर दूं 5 की टर्म में, बड़ी आसानी से आप इस नंबर का, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आप फाइंड कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये तो। 1024 को सोचो कितने में आएगा, 2 रेज़ टू पावर कितना होगा, और 125 को सोचो कि 5 रेज़ टू पावर कितना होगा। जल्दी करो, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। बताओ बताओ। कितनी वैल्यू आई? 2 रेज़ टू पावर 10 is 1024, पावर 4 एज इट इज, मल्टीप्लाई 5 क्यूब 125 रेज़ टू पावर 11 एज इट इज, कोई चेंज नहीं किया। इसे मैं कह सकता हूं ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, इट कैन बी टेकन विद द कंसिडरेशन m into n, राइट। तो दिस इज द सेम, a रेज़ टू पावर m होल रेज़ टू पावर n, 10 4s are 40 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 11 3 33, मल्टीप्लाई हो गया। इसे मैं फिर से ब्रेक कर सकता हूं, इसे मैं अगर बोल दूं 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू पावर 33 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 33, कोई फर्क पड़ेगा? क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। कैसे आसान हो जाएगी? इसे मैं 10 की टर्म में ले आऊंगा। ये जो यहां पर है बेस मेरे पास सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। तो इसलिए मैंने 2 रेज़ टू पावर 40 को ब्रेक कर दिया, 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 33। दिस इज द सेम अगेन, कोई इसमें फर्क नहीं आया यहां पर, लेकिन मुझे फायदा हो गया। ये जो वैल्यू है यहां पर अब बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, बट पावर सेम है। सो आई कैन राइट दिस एज 2 रेज़ टू पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 5s are 10 रेज़ टू पावर 33। जो यहां तक पहुंच गया उसका आंसर आ चुका है। यहीं तक पहुंचना था, बस कुछ भी नहीं था। बेसिक एक्सपोनेंशियल पावर मैंने यूज किया था, बेसिक एक्सपोनेंशियल पावर, जो आप लोग सर अपनी 8th क्लास में सीख लेते हैं, 8th या 9th में आपके पास आ जाता है ऑलरेडी। देखो यहां तक किसका हुआ, आगे बढ़ते हैं, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर अब तो। ठीक है यहां तक। अच्छा ये कितना होता है? 2 रेज़ टू पावर 7, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 32, 64, 128, दिस इज 128 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 33। एक बात का मुझे जवाब दो, इसने पूछा नंबर ऑफ डिजिट्स, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट हैं? 3 नंबर ऑफ डिजिट। यहाँ पे कितने आपके पास? 33 और 3 कितना हो गया? 36 आपका उत्तर। टोटल नंबर ऑफ डिजिट इसने पूछा था, तो हमेशा क्या कोशिश करें, उसे 10 की पावर में ब्रेक कर दें, एंड में आके 10 की पावर में आपके पास आंसर आए, ताकि आप इसे इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पर है, 33 यहाँ पर, 33 और 3 36 इसका आंसर है, राइट सर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है द सम ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 120 एंड 300। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। परफेक्ट स्क्वायर्स निकाल लीजिए, किस किस के बीच में? 120 और 300 के बीच में। 11 का कितना आता है? 121,
12 का 144, 13 169, 14 196, 15 225। कहाँ तक जा रहा है? 300 तक जा रहा है। तो आपको 300 से कम पे लाके छोड़ देना है। जितनी भी वैल्यूज आएंगी सबको कर देंगे प्लस। अब तो बता दो, शायद मैंने निकाल ही दिए, 2-3 वैल्यूज बची हैं। जल्दी बताओ, यू हैव 10 सेकेंड्स, फटाफट। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी करो। ग्यारह, 12, 13, ये आपका 14, ये आपका 15, ये आपका 16, 256, ये आपका 17, 289। सबको प्लस करना जरा। 9 6 15 5 20, 6 26, 4 30, 1 31 और 9 40। एंड में 0 इस वाले में ही है, तो ये मेरा आंसर आ गया। सबको टोटल प्लस करने की जरूरत ही नहीं है, इनके यूनिट प्लेस को उठा लो। 9 6 15 5 20, 6 26, 4 30, 1 31 और 9 40। 40 में 0 यहाँ पर ही है, बाकी किसी में 0 है ही नहीं यूनिट प्लेस पे। दिस इज द राइट आंसर। राइट सर, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, x अपॉन y इज इक्वल टू a प्लस 2 अपॉन a माइनस 2, देन x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल ये वैल्यू आएगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। ये आपको फाइंड करना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर minus y square whole value is divided by x square plus y square. Let us do one thing. एक काम करिए, आप न्यूमरेटर में जो वैल्यू है उसे डिवाइड कर दीजिए y स्क्वायर से, उससे इजी हो जाएगा हमारे पास। कैसे इजी होगा? If I divide numerator by y square, what will I receive? I will receive x square upon y square minus 1 whole value divided by again I square. I have x square upon y square plus में 1। इसका फायदा क्या हुआ? इससे हमारे पास हमने x स्क्वायर से डिवाइड क्यों नहीं किया, y स्क्वायर से ही क्यों किया, y क्यूब से क्यों नहीं किया, x से क्यों नहीं किया, किसी और वेरिएबल से क्यों नहीं किया? सर, मुझे इंफॉर्मेशन जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग तो चलूंगा, जो मुझे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। x अपॉन y मुझे गिवन है, यहां पर x स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर है। इसका मतलब क्या हुआ? मैं इसे कह सकता हूं x अपॉन y इसका होल स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली मैं यहां बोल सकता हूं x अपॉन y, ये स्क्वायर है यहां पर, x अपॉन y होल स्क्वायर प्लस 1। नाउ आई हैव द वैल्यू ऑफ x अपॉन y, आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ x अपॉन y इन दिस इक्वेशन, पुट इट हियर। x अपॉन y इज a प्लस 2, a प्लस 2, इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे a प्लस 2 आ गया, ये आ गया इसका होल स्क्वायर अपॉन a माइनस 2, ये भी बचा है सॉरी, और इसका होल स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज अपॉन x अपॉन y की वैल्यू a प्लस 2 सेम वैल्यू है अपॉन a माइनस 2। स्क्वायर था यहां पर, स्क्वायर लगा दिया, प्लस में कितना है 1 है आपका। टेक एलसीएम, फाइंड इट्स आंसर, करिए सॉल्व। अब सोचो, अब ये जो स्क्वायर है ये ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी है, हाँ या ना? हाँ सर। तो मैं अगर ये बोल दूं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ना इस चीज से। तो नीचे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा इस वाले न्यूमरेटर के लिए? a माइनस 2 होल स्क्वायर, यस और नो? ठीक है सर। नीचे भी कितना आएगा? a माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर है, इसका भी जो डिनोमिनेटर है, दोनों के डिनोमिनेटर्स कट हो जाएंगे आपस में, ये बात तो तय है। तो मतलब ये हुआ, मैं कह सकता हूं कि आपका a प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां कितना बचेगा आपका? a प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहां पर आपका प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है किसी को, हाँ या ना? ऑप्शन भी देखते रहो अपने। अब इसे ओपन कर दो। वैसे फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे कितना आपके पास? a प्लस बी होल, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू बनी है, चेक करना जरा। ठीक है सर। तो या तो इस तरीके से कर लो या फिर अपने जनरल फॉर्मूला से कर लो, इनको ओपन करके कर दो। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। जैसे इजी लगता है वैसे आप कर लो। नीचे वाले में ये भी ओपन करना पड़ेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि बाहर प्लस ही है, बाहर माइनस नहीं है। जनरल जो फॉर्मूला में आएगा वही आपकी वैल्यूज यहां पर होने वाली है। ऊपर कितना आ जाएगा? 4 2 8a ऊपर आएगा, नीचे कितना आ जाएगा?
टू फोर जार 8 प्लस 2a², ये आपके पास वैल्यू आएगी। अब यहाँ से 8a एज इट इज, नीचे से मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो कितना बचेगा 4 प्लस a², ये कट हो जाएगा आपका, कितनी वैल्यू आएगी 4a अपॉन a² प्लस 4 बोल दो या 4 प्लस a² बोल दो, कहाँ है 4a अपॉन a² प्लस 4, ये रहा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हैं, दोनों की कहानी सेम ही है। डन, देख लो एक बार, जिससे अगर नहीं आया हो तो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टेक फ्यू सेकेंड्स। चलिए सर, आओ क्वेश्चन नंबर 5। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दिखने में जितना खतरनाक है उतना खतरनाक ये है नहीं, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 1 + 1/10 + 1/10 एंड सो ऑन, ये वैल्यू दी हुई है और हमें फाइंड करनी है इसका आंसर, जो कि छोटे छोटे नंबर्स हैं, 20/101, 90/101, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। सोचो इसके अंदर क्या किया जाए, पूरी को तो मैं सॉल्व करने से रहा। एक बात थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, ए ये दोनों सेम है, बी a इंटू a² माइनस बीच में है, ये आपका है b² अपॉन, आपने जो यहाँ पे a लिया था वही सेम यहाँ पर a है, आपने जिसे b बोला वही सेम b यहाँ पर है, मतलब नीचे कितना आया आपके पास a प्लस b। जैसे a² माइनस b² फॉर्मूला होता है आपका a प्लस b इंटू a माइनस b। इन डिनोमिनेटर वी हैव a प्लस b। कितनी वैल्यू आ गई a माइनस b। a कितना था, a आप बोल रहे थे इस वैल्यू को, इसे सॉल्व करना जरा। 10 10 100, 100 प्लस 1 101, मतलब ये वैल्यू है आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 10 10 100, 101/10। इसकी पलटी मरवा देना सर, इसके ऊपर चला जाएगा। और साथ में है आपके पास माइनस b कितना, ये रहा 1 माइनस सेम वैल्यू 1 अपॉन 10 10 100, 100 प्लस 1 101 अपॉन 10। इसे कर दो रेसिप्रोकल, नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग डिफिकल्ट। 1 प्लस, इसे सॉल्व कर दो पहले, कितना आएगा 10 अपॉन 101 माइनस 1 माइनस 10 अपॉन 101, कर दो सॉल्व, अब तो इजी हो गया। एलसीएम ले लो, 101 इंटू 1 101 प्लस 10 111 अपॉन 10 माइनस 101 माइनस में चला गया आपका 10 91 अपॉन में आपका 101। कितनी वैल्यू आ गई 10 अपॉन 20 आएगा ना, 20 अपॉन 101। 20 कुछ गलत तो नहीं है, हाँ ठीक है कोई गलत नहीं है। दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट ऑप्शन, 20 अपॉन 101, राइट। Check it out once. Let us move forward then. Question 6 बड़ा आसान सा है, चलिए सर आगे हो गया। Question 6. What should come in place of both the question marks in the equation? Question mark upon root 128 is equal to root 162 upon x. देखो इसे x ले लो, बड़ा आसान सा है ये, यहां भी x है यहां भी x है, ठीक है। x इंटू x कितना हो गया x²। दिस इज इक्वल टू 162 मल्टीप्लाई बाय 128। इसे ब्रेक कर दो, इसे ब्रेक इस तरीके से करो कि जिस फैक्टर से मैं ब्रेक करूं ना वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आपके पास आए। इजी करने के लिए अगर मैं करता हूं 128 को, कितना हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 2, 128 हो गया। 162 को ब्रेक करो, सोचो कैसे करोगे, छोटे से कर लो बड़े से कर लो, जैसे आसान लगता है वैसे कर लो। ये आ गया आपके पास, मतलब आपका 81 इंटू 2 हो गया सर। इससे फायदा क्या हुआ, 81 है बाहर निकल के 9 बन गया, 64 है बाहर निकल के आपका 8 बन गया, मल्टीप्लाई और ये जो 2 2 4 है ये बाहर निकल के 2 आपका बन गया। x² की वैल्यू कितनी आ गई, 8 दूनी 16, 16 9 144। अब x, ये आपको x² चल रहा था, आपको x निकालना है, x की वैल्यू कितनी आ गई 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान सा था, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी थी, फैक्टर्स निकालने थे। इस वे से फैक्टर्स निकालते ताकि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो मेरे पास बने ही बने, बाहर निकल के परफेक्ट वैल्यू बन जाएगी, राइट सर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है क्वेश्चन कहता है द एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20
एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 1/2, ये कुछ इसमें एरर है सर। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 3 इज 2 नंबर, ये गलत है, ये गलत है, इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। एवरेज ऑफ 8 नंबर इज 20, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स, तो ये एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स है सर। पहले 2 नंबर्स की एवरेज दी हुई है, मतलब 2 × 15 1/2 में इसे कह सकता हूँ। उसके बाद ये है फर्स्ट 2 नंबर्स, ठीक है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 3 का 21 1/3, नेक्स्ट 3 का है 21 1/3, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, सो प्लीज अवॉइड दिस। इसमें सिर्फ इतना सा आएगा। एंड दैट ऑफ नेक्स्ट 3 नंबर्स, ये 2 नहीं है, नेक्स्ट 3 नंबर्स इज 21 1/3। चलो आगे बढ़ते हैं। If the 6th number be less than the 7th and 8th numbers by 4 and 7 respectively, ये पॉइंट अच्छा है। क्या बोल दिया इसने कि रिलेशन दे दिया, यहीं से रिलेशन बनेगा हमारे पास। अब मुझे नंबर नहीं पता, 8th नंबर मुझे पता ही नहीं, तो मैं एक काम कर दूं ना, पहले ही 8th नंबर को एक्सलेट कर दूंगा, अपना रिलेशन यूज कर दूंगा। बाद में इसने 6th नंबर को लेसर बोल रहा है, कितना लेस है, 7 कम है, तो मैं बोल दूंगा x - 7, राइट सर। फिर हमारे पास 7th नंबर है, वो बोल रहा है रिलेशन 4 का है, तो 7th नंबर है उसमें रिलेशन 4 का है, x - 7 + 4, दिस विल बी 4 में 7 गया -3, 7th नंबर x - 3 आ गया, ठीक है। बस यही बनाना था, रिलेशन अपना यूज कर दो। 2 नंबर्स की एवरेज 2 × 15 1/2 मैंने लिख दिया है ऑलरेडी। फिर 3 नंबर्स का बोल दिया इसने 21 1/3, वो भी सही है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, ये बच गया 6th और 7th, x - 7 और x - 3, ये प्लस लगा दो यहाँ पर, प्लस में x - 7 और प्लस में आपका x - 3। यहाँ तक बताओ सर, कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो बोलो, आगे बढ़ते हैं, जल्दी बताओ। स्टार्टिंग में बोल भी दिया एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 20, और 8 नंबर आपका x है ही ऑलरेडी, तो ये लो, प्लस में आपका x, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 नंबर्स है एंड द एवरेज इज 20। नाउ सॉल्व दिस वन, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर, सारा तो लिख दिया है सर। कितना बचेगा, ये आपके पास 15 दूनी 30 और 31, ये वैल्यू कितनी बनेगी 31/2, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 31 बचा मेरे पास, प्लस 3 से 3 कट हो गया, ये कितना बना था 63 + 1 64, ठीक है। उसके बाद आपके पास, अब इनको खोल दो ब्रैकेट्स को, x - 7 + x - 3 + x दैट इज इक्वल टू 160, जो कटता है काट दो, x x x, ये हो गया 3x। आपके पास 3 और 7 -10, 31 - 10 21 और ये आपका 64, 4 और 1 5, 6 और 2 8, ठीक है। प्लस इज इक्वल टू 160, 3x इज इक्वल टू 160 - 85, 10 में से 5 गया 5, 8 और 7 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 25। x 25 आपके पास आया है, पूछा क्या है 8th नंबर, तो 8th नंबर आपने लेट किया था, x ही आपने लेट किया था, 25 इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कहानी थी बस समझने वाली, लेट करने वाली, कि इनमें क्या रिलेशंस मुझे गिवन है, उसके बिहाफ पे टोटल वैल्यू मैंने लगा के दैट इज इक्वल टू 8 × 20, क्योंकि 8 नंबर्स की एवरेज की बात कर रहा था, जो कि 20 हमारे पास है। सो x इज 25 इज द राइट आंसर, ठीक है सर। चलें आगे, बढ़ो आगे, निकालो 8th क्वेश्चन। The captain of a cricket team of 11 members is 26 years old, ठीक है, and the wicket keeper is 3 years older, विकेट कीपर है वो 3 साल बड़ा है। If the ages of these two are excluded, अगर इन दोनों की एज को हम लोग कर दें एक्सक्लूड, ठीक है, the average age of the remaining players is 1 year less than the average of the whole team। होल टीम की एवरेज पता है क्या, नहीं पता, x मान लो। एज, अब मुझे एक बात का जवाब दो, अगर 11 प्लेयर्स की बात करता तो वैल्यू कितनी आती 11x आ जाती। अब इसने कहा कि 2 को कर दो एक्सक्लूड, उन्हें एक्सक्लूड करने के बाद रिलेशन कितना आ गया, जो कैप्टन है वो है आपका 26 साल का, और जो विकेट कीपर है वो उससे 3 साल बड़ा है, मतलब एक है 26 साल उम्र का, एक है 29 साल की उम्र का, इन दोनों को कर दिया एक्सक्लूड, इन दोनों को निकाल दो, सिंपल सा फंडा है। एंड दैट इज इक्वल टू द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर्स इज 1 year लेस, 1 साल कम है, किससे कम है, देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम। एवरेज एज ऑफ द होल टीम 9 बची हमारे पास, दिस इज द इक्विवेलेंट इक्वेशन। अब तो कर दो सॉल्व, अब आपका काम करो और मुझे बताओ कितना इसका आंसर आया।
जल्दी बता दो फटाफट। 11x 9 6 15 2 4 1 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 9, 11 में से 9 गया 2 इज इक्वल टू 55, कितना आ गया सर? 23 साल आ गया। 23 इसका आंसर है। चेक करो, बताओ मुझे हाँ या ना, जल्दी बताओ। आ गया सेम? आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बनेंगी यहाँ पे, मतलब उन्हें एलिमिनेशन बोल दो, सब्स्टिट्यूशन बोल दो, या बकैब वाला आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल दो, जैसे आसान लगे वैसे कर लेना। इक्वेशन मैं बना देता हूं, आसान सा क्वेश्चन है। देयर आर टू नंबर्स सच दैट द सम ऑफ ट्वाइस द फर्स्ट एंड थ्राइस द सेकंड, ट्वाइस द फर्स्ट को x ले लिया, एंड थ्राइस ऑफ सेकंड 3y, कितना दिया हुआ है? 39। आगे क्या बोला? while the sum of thrice the first मतलब 3x and twice the second 2y, this is equivalent to 36। कर दो सॉल्व। तरीके कई हैं, ये थोड़ा सा आसान है, इससे करना चाहो इससे कर सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6x प्लस 3 3 9y, 3 2 27 का 7 हासिल 2, 3 3 9 2 11। इसे 2 से कर दो, इसे मल्टीप्लाई बाय 3, इसे मल्टीप्लाई बाय 2, आसान हो जाएगा। 2 3 6x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू 72। माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, 9 में से 4 गया आपका 5y, दैट इज इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, 11 में 7 गया 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 9 हमारे पास आ गई। x निकाल दो साथ में। एक्सक्यूज मी, द लार्जर ऑफ द टू नंबर इज, दोनों में से बड़ा कौन सा है? y की वैल्यू 9 आ चुकी है। अब थोड़ा सा आप खुद भी हम कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं यहां पर। अब ये नहीं करना कि 9 मेरे पास आ गया मैं 9 को टिक कर दूंगा, ऐसा नहीं करना। आपको ये चेक करना है कि 9 ही बड़ा है कि नहीं है। कॉन्सेप्ट पे यहां पे इधर आ जाओ, सोचो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 39, या तो यहां से कॉमन सेंस लगा लो अपना। नहीं लग रही है, ये चेक नहीं कर पा रहे हो कि सर इन्होंने सम ऑफ ट्वाइस की बात की है फर्स्ट का और थ्राइस द सेकंड, तब 39 आ रहा है, सर प्रोबेबिलिटीज ज्यादा बन रही है। तो आसान करने के लिए क्या कर दो? 9 को यहां पुट कर दो। 9 को पुट करके देख लो, 2x प्लस में 9 यहां पुट किया, कितना आ गया? 27, दैट इज इक्वल टू 39। 2x की वैल्यू कितनी आ गई? 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो 6 छोटा है सर, 9 आपका बड़ा है, 9 इज द राइट आंसर। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और, ये परेशान ना हो जाना कि सर 9 में तो पहले आ ही रहा था, इन्होंने कहा था लार्जर ऑफ द टू इज, तो आपने 9 को ही टिक पहले क्यों नहीं किया? यार मुझे क्या पता x की वैल्यू कितनी आ रही है, या तो मैं अपने कॉन्सेप्ट पे जाऊं या इसको ऐसे सॉल्व करूं, क्या पता x की वैल्यू 12 आ रही हो। राइट, ये तो या तो यहां से चेक करना पड़ेगा या फिर वैल्यू को पुट करके चेक करना पड़ेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीटी इजी, वेरी इजी। देखिए और मुझे बताइए कितनी आपके पास वैल्यू आ रही है। सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ fifth power of x raised to power minus 3 by 5 whole raised to power minus 5 by 3 whole raised to power 5 is, this is the same question from exponential power। ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा प्लीज, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। पहले भी मैंने बताया था, a raised to power m whole raised to power n कितना हो जाता है? a raised to power m multiply by n। फिफ्थ पावर का मतलब ये हुआ x raised to power minus 3 by 5, इसकी होल पावर है 5, जो कि ये रही, इस पावर को मैं आगे ले आया। ऑब्वियस सी बात है, √2 का मतलब क्या होता है? या √3 लगा दो। √3 का मतलब क्या है? 3 raised to power 1/2। जब आप इसको हटाते हैं, जैसे रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर रूट है। अगर यहां पर लिखा हो ये 3 है तो ये थर्ड रूट है, इसको मैं क्या लिखता हूं? 3 raised to power 1/3। तो यहाँ पे फिफ्थ पावर है, तो मैंने बोल दिया इसे -3 by 5 होल पावर 5। ऊपर कितना है? इसकी होल पावर कितनी है? -5/3, और इसकी भी होल पावर कितनी है? 5। क्या सब मतलब क्या हुआ? ये जो x है ये सब के सब वैल्यूज पावर में है, मतलब ये है 3/5 -3/5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय -5/3 मल्टीप्लाई 5। खुद कर लो सर, जो कटता है काट दो, x ही बचेगा, सब कुछ कट जाएगा। राइट, आसान सा था, इस पे टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, A papaya tree was planted 2 years ago, 2 साल पहले की बात कर रहा है। It grows at the rate of 20% per year, every year बोल दो, same thing। Okay, if at present, फिलहाल की जो बात कर रहा है, the height of the tree is 540 centimeter, what was it when the tree was planted? तो tree was planted की मतलब क्या है?
हाइट अगर मैं बात कर लूं आपके 2 years एगो के बिहाफ पे कितनी वैल्यू बोल रहे हैं अभी ये 540 विद रिस्पेक्ट टू हाउ मेनी ईयर्स 2 years बोल रहा है तो सर 1 प्लस एडिंग बढ़ने की बात कर रहे हैं तो 20/100 रेस्ट पर आपका 2 प्रीटी इजी कर दो सॉल्व। ये कट गया आपका 10 ये भी कट कर दो ना 1/5 आ गया यहाँ पे आ गया 1/5 5 के 5 और 1 6 540/6/5 का स्क्वायर इसे करवा दो पलटी मरवा दो इसकी 540 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 5/6 6 9 54 90 3 से 2 पे गया 3 से आपका 30 पे गया 6 से काट दो 6 15 पे चला गया एक ही बात है कितना बचा 15 गुना 5 5 25 15 5 75 का 5 कैरी 7 15 2 30 और 7 37 375 सेंटीमीटर दिस इज द राइट आंसर। कुछ नहीं किया मैंने जस्ट अपनी वैल्यू को बेसिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट कर दिया और यहां पर लिखा हुआ है इट ग्रोज एट द रेट ऑफ 20% पर ईयर तो ग्रो की बात है तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया अगर ये होता रिड्यूस तो मैं पे माइनस कर देता। ठीक है सर आसान सा क्वेश्चन 375 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 समझने वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ध्यान से सुनिएगा पढ़िए साथ साथ। अर्नव ऑर्डर्ड 4 pairs ऑफ ब्लैक सॉक्स ठीक है एंड सम एडिशनल पेयर्स ऑफ ब्लू सॉक्स कुछ एडिशनल भी हैं आपके पास ब्लू द प्राइस ऑफ द ब्लैक सॉक्स पर पेयर वाज ट्वाइस दैट ऑफ द ब्लू सॉक्स व्हेन द ऑर्डर वाज फिल्ड it was found that the number of pairs of the 2 colors had been interchanged लेकिन जब ऑर्डर पुट किया गया तो दोनों की जो क्वांटिटी है दोनों का जो कलर्स बेसिकली है पेयर्स उनका दैट गॉट इंटरचेंज्ड बदली हो गया। इसके हिसाब से जब ऐसा इंटरचेंज हो गया उससे बिल आपका 50% बढ़ के आया। ओके द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ब्लैक सॉक्स टू द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ द ब्लू सॉक्स इन द ओरिजिनल ऑर्डर वाज वो कितना था। एक काम करो मुझे ब्लू सॉक्स का नंबर पता ही नहीं है मैं काम करता हूं ब्लू सॉक्स का नंबर को जो है एक्स लेट कर लेता हूं उसके बाद बात है इसके प्राइस की प्राइस भी मुझे नहीं पता एक काम करो रुको इसे आप इसे एक्स मत लो इसे आप एन ले लो ये नंबर है इसके प्राइस को एक्स लेट कर दो इसका जो प्राइस है उसे एक्सलेट कर दो और जो ब्लैक वाला है ब्लैक का रिलेशन कितना गिवन है हमारे पास ब्लैक का रिलेशन दिया हुआ है इट इज ट्वाइस ऑफ द सेम तो आई कैन टेक इट एज 2 of x। अब ठीक है ये n हो गया नंबर ऑफ ब्लू द प्राइस ऑफ द ब्लू सॉक्स एंड द प्राइस ऑफ ब्लैक सॉक्स हमने लेट कर दिया एज पर कंडीशन। अगर मुझे एक्चुअल बिल बनाना होता तो क्या होता कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे करना पड़ता 4 multiplied by twice of x will be added to the value मतलब जितने नंबर ऑफ मेरे पास ब्लैक सॉक्स हैं that should be equal to कितना हो गया पहले सॉल्व कर लो 4 दूनी 8x प्लस nx 8x प्लस nx। आगे क्या बोला इसने कहा कि सर आपका जो क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ सॉक्स है ब्लू वाला ब्लैक के साथ में इंटरचेंज हो गया। अगर ये इंटरचेंज होगा कितना बन जाएगा ये आपका हो जाएगा 2nx प्लस 4x हाँ या ना जल्दी बोलो इंटरचेंज होने के बाद और इंटरचेंज होने के बाद जो प्राइस है आपका 50% बढ़ गया मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो वैल्यू है 2nx प्लस 4x ये हो गया 150%। 150% क्यों प्रॉफिट लॉस में पढ़ा हुआ है परसेंटेज में भी ये कहानी समझाई थी आपके पास वैल्यू बढ़ गई है कितना आ गया 180%। किसका सर ये रही वैल्यू इसका 8x प्लस nx। अब कर दो सॉल्व अब कहानी में कुछ नहीं बचा है अपना n निकाल दो n निकलते ही x निकाल दो x निकाल कर n भी आ जाएगा पहले n निकाल दो देखना जरा कितनी वैल्यू आ रही है जल्दी बताओ। करो सॉल्व फटाफट 150/100 मल्टीप्लाई 8 nx इज इक्वल टू 15/120 12 16x n की वैल्यू 16 आ गई आपके पास यहां से n 16 आ गया। अब तो बता दो रेशियो कितना आएगा बोलो भाई जल्दी बताओ यार गलती मत करना और इसके अंदर अगला क्वेश्चन भी सेम सा है थोड़ा सा बस इसके अंदर चेंज है
हल्का सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा आपका। आ गया ये n16 आ चुका है ना, रेशियो कितना आ गया 4:16, लोवेस्ट टर्म में ले आओ कितना आएगा 1:4। दिस इज द राइट आंसर, राइट। इस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। आगे कैलकुलेशन बस इक्वेशन को सॉल्व करने वाली है, कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन परचेजेस 90 क्लॉक्स एंड सेल्स 40 क्लॉक्स at a gain of 10% and 50 clocks at a gain of 20%. ठीक है सर, if he sold all of them at a uniform profit of 15%, यूनिफॉर्म प्रॉफिट कितने का हुआ है 15% का, then he would have got ₹40 less. ऐसा करने पर उसे 40 रुपए कम की कहानी की बात कर रहा है वो। तो द कोस्ट प्राइस ऑफ ईच क्लॉक इज, आपको सीपी पता है हर एक का? नहीं पता, तो मैं हर एक का सीपी जो है मान लेता हूं। मान लो वो x है, तो टोटल कितना बोल रहा है स्टार्टिंग में, सीपी कितने हैं 40 और 50 90, ये रहा। वैसे इनिशियल भी दिया ही हुआ है मेरे पास, तो 90 का कितना आ जाएगा 90x, एक को बेचता है x रुपए में, 90 कितने में बेचेगा 90x रुपीज में। क्या बोला, पहले वाले पे कितना है 10% का गेन है, मतलब 110% ऑफ 40x। दूसरी में कहानी क्या है 50 क्लॉक्स, दोनों में गेन ही है 20%, मतलब 120% ऑफ 50x, बेसिक सी कहानी। एंड इफ ही सोल्ड ऑल ऑफ देम एट अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट ऑफ 15%, ऑल ऑफ देम की बात कर रहा है, तो इस केस में क्या निकालेंगे आप 115% ऑफ 90x। ये लो सर, दिस इज द होल वैल्यू वी नीड टू टेक केयर ऑफ। अब यहां से निकाल दो अपना x, आपका आंसर आ गया। सर आंसर तो आ गया, लेकिन इसने एंड में बोला है देन ही वुड हैव गॉट ₹40 लेस, तो इसलिए माइनस किया गया एंड दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड ऑन द बिहाफ ऑफ इक्वल टू 40, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है 40 का है। 40 लेस का रिलेशन यही था, राइट। नाउ सॉल्व दिस वैल्यू, अपना आंसर निकाल दो। जल्दी बताओ x कितना आ रहा है, क्योंकि इसने पूछा ही क्या है द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच क्लॉक, हर क्लॉक का कॉस्ट प्राइस ही पूछा है। कॉस्ट प्राइस ही मैंने यहाँ पे x लेट किया था, आपको x ही निकालना है, बाद में कोई वैल्यूज इंटरचेंज करनी ही नहीं है। करो, ये कितना आ गया, ये आपका आ गया 4x तो लगा ही दो साथ में, 44x प्लस 0 5 12 5 60, 60x माइनस 115, 103.3 के आसपास आएगा आई थिंक। दिस इज इक्वल टू 40। अब तो ईजी हो गया, वेरिएबल में बच गया, अपना ऐड करके माइनस करके वैल्यू को उधर ले जाओ, सॉल्व कर दो जितना होता है। कितना आ रहा है बताओ भाई, जल्दी बताओ। अगला क्वेश्चन डिस्काउंट सीरीज का है, आसान सा क्वेश्चन है। फिर कुछ क्वेश्चन हम लोग अपनी सैलरी के बेस पे करेंगे, पार्टनरशिप वाले करेंगे। हो गया सॉल्व, कितना आया, x की वैल्यू आएगी आपके पास 80 के आसपास, अराउंड 80 के आसपास आएगा। इसे चेक कर लेना, 103.3 ही आएगा कि 5/40 या 103.5 के आसपास आएगा, ऐसे कुछ इनमें वैल्यू आएगी। और x आपका 80 के आसपास आएगा, 80 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये था मेन कॉन्सेप्ट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। इसने क्या बोला, इसमें इन्होंने कहा अ डिस्काउंट सीरीज ऑफ P% and Q% on an invoice is same as a single discount। इसकी बात कर रहा है, बताओ, सोचो। डिस्काउंट सीरीज पहले किस पे बोल रहा है P% पे, बाद में किसको बोल रहा है Q% पे। On an invoice is same as a सिंगल डिस्काउंट। क्या मार्क प्राइस पता है? नहीं पता। इसे एक्स की कॉन्सेप्ट से भी मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। इजी करने के लिए आप एमपी को 100 ले लो। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इन क्वेश्चंस को मेन समझने के लिए मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट, मेरी तो वही कहानी आगे पीछे, बेसिक बेसिक मैं कहता रहता हूं ऑलवेज, क्योंकि बेसिक ही आपका सब कुछ है, वही आपका बैकबोन है आपके मैथ्स के लिए। तो सर एज पर दिस वन, मैं यहां पे अगर बोल दूं अपने एमपी को आप 100 लेट कर लो, थोड़ा डार्क हो गया, इसी को ले लो, एमपी 100 लेट कर लो और एसपी निकाल दो। सर एसपी क्यों निकालूंगा? अरे सर डिस्काउंट सीरीज की बात कर रहा है, तो एसपी तो आई मस्ट बी नॉन।
सो दिस विल बी टेकन विद द कॉन्टिन्यूअस विद द प्रोग्रेसिव वैल्यूज ऑफ द एसपीज। कितना है पहले वाले केस में, कितना बोल रहा है Q%, तो 100 माइनस Q% ऑफ, फिर P के लिए बात कर रहा है, मतलब 100 माइनस P% विद रिस्पेक्ट टू द टोटल ऑफ योर 100। यहां से बताओ एसपी निकल के सामने आएगा, यस और नो? जैसे ही मेरे पास ये वैल्यू आएगी तो जितनी भी मेरी एसपी की वैल्यू आएगी उसे मैं 100 में से माइनस कर दूंगा, दैट इज ऑल। वो मेरे पास आंसर आ जाएगा, चाहे वो ए है, बी है, सी है, डी है। इसे कर दो सॉल्व, कितना होगा? दिस विल बी 100 माइनस Q अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस P अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ये कट हो गया आपका, कितनी वैल्यू बची? 100 माइनस Q 100 माइनस P होल डिवाइडेड बाय 100, ये वैल्यू बची सर। और इसी वाली वैल्यू को अगर मैं माइनस कर दूं 100 में से, मतलब मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूं, है ना, 100 यहाँ पे माइनस है, ओके, 100 माइनस दिस वैल्यू, ये निकाल दो, ये किसकी वैल्यू के इक्वल आएगा? किसी के आसपास लग रहा है क्या? नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा, मेरे अनुसार इसका आंसर डी होना चाहिए। इसको पूरा सॉल्व कर भी सकते हो, लेकिन साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कोई भी वैल्यू इनमें से P प्लस Q, P माइनस Q इस रिस्पेक्ट में आने ही नहीं वाली है। अगर मैं इस वाले को चेक भी कर लूँ, इस वाले को भी, तब भी मेरे पास वैल्यू इसके इक्वल नहीं आ रही है। तो साफ साफ आई कैन चेक विद द ऑप्शंस एज वेल, इनमें से कोई वैल्यू नहीं आ रही है, नन ऑफ दिस, ये आएगा सीधा सीधा। अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन होता तो इसको मैं आगे सोल्व कर देता, उसकी फिलहाल जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है इनमें से चेक करना है कौन सा मेरा ऑप्शन सही है। सो इनमें से सर कोई भी नहीं है, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 9:4। तो पहले मैं क्या बोल दूं, 9:4 में इसे बोल दूंगा 9x, इसे बोल दूंगा 4x, ठीक है। आगे बोला व्हेन एज सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 15%, मतलब 115% ऑफ किसका बोल रहा है? ए का, मतलब 9x, दैट इज इक्वल टू 5175। ये क्वेश्चन तो आसान से था, इसमें कुछ खास है ही नहीं। मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज बीज सैलरी। यहां से x निकाल दूं मैं, x कितना आ जाएगा? 115 और बाद में जाके माइनस कर दूंगा 15, 44 माइनस करा, ये बचा आपका 500 ही बच गया। x की वैल्यू 500 आ गई। पूछा क्या है? वैल्यू ऑफ b, तो b को यहाँ पे ले आओ, पुट कर दो x के अंदर, 5 चौक 20, 2000 आपका आंसर है। एक वैल्यू, सिर्फ ये वैल्यू, x निकाल दो, 4x में पुट कर दो, प्रीटी इजी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? A, B and C entered into a partnership. A invested ₹2560। 3 की कहानी है, रेशियो के बिहाफ पे निकाल लो, जिससे सबसे आसान होता है। A में कितना बोल रहा है? 2560। B में कितना बोल रहा है? 2000। C की वैल्यू पता है क्या? नहीं पता, C को मान लो x। आगे क्या बोल रहा है? At the end of the year they gained 1105 out of which A got 320. C's कैपिटल was, तो C का कैपिटल क्या होगा? बड़ा आसान है, आप A के शेयर के भी यहाँ पे वैल्यू निकाल दो ना, A के शेयर के भी यहाँ पे वैल्यू निकाल दो। कितना बोल रहा है? 1105, और इन्वेस्टमेंट कितना था इसका? 2560, इससे निकाल दो। 1105 मल्टीप्लाई बाय 2560 अपॉन में द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ बोथ, और बोथ कितनी आपके पास, कितना दिया हुआ है? कितना है? 2000 है ना? हाँ, ठीक है, मैं इसमें थोड़ा ब्लड सा है, तो प्लस कर दो इनको, 2560 और आपका 2000, 4560 प्लस आपका C का x है। कर दो इसे सॉल्व, कितनी वैल्यू आएगी? एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वैल्यू? 320। कर दो सर सॉल्व, दिस इज बाय में 1, इसे मल्टीप्लाई, या तो सीधा वहां पे ले जाओ, एलसीएम की जरूरत कहाँ पड़ेगी सर? एलसीएम तो प्लस माइनस में, तो प्लस है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, इसे उठा के उधर ले जाओ, और देन गो विद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। x निकाल दो, कितना आएगा? 2560 अपॉन 4560 प्लस x, दिस इज इक्वल टू 320 मल्टीप्लाई बाय 1105। अगले स्टेप में सीधा ही काम करना, अगले स्टेप में है ना, इसको इधर ले आओ, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 320 मल्टीप्लाई बाय 4560 प्लस 320x, दिस इज इक्वल टू 1105 मल्टीप्लाई बाय 2560। ये ले आओ, यहां से निकाल दो अपना x, इसे कर दो मल्टीप्लाई, 0 0 32 6 6 12
5 चौक 20, इसे यहां करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद बाकी वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, x निकालना है। या एक काम और भी कर सकते हैं, आप इसे मल्टीप्लाई तो चलो कर ही लेंगे, आप एक काम करो ना, इसे इजी करने के लिए आप इसे मल्टीप्लाई करो मत, सिंपल इतना लिखो, देखो कैलकुलेशन की बात कर रहा हूं मैं, आप इसे मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, वो तो कहानी चलेगी ही चलेगी, आप एक काम करो मल्टीप्लाई करो मत, आप इसे यही रहने दो, इधर लिख दो, 320 को बाहर ही रहने दो और अंदर कितनी वैल्यू बचेगी, एक्सक्यूज मी, 4560 प्लस x। क्योंकि ऐसा, क्योंकि इसको वैल्यू को उठा के इधर डिवाइड में ले आओ, यहां कितनी वैल्यू है 1105 मल्टीप्लाई बाय 2560, दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 320, ऐसे कर लो, इसे कर दो सॉल्व और बाद में 4560 को इधर ले आओ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, कर दो, ये हटा दो यहां से, कितना आएगा 4560, 30 जीरो, ये तो चला गया आपका, खत्म होगी कहानी इसकी, तो ये गया आपका 8 पे, उसके बाद आपकी कितनी वैल्यू आ गई, 8 5 40, 8 8 8 40 आ गया, उसके बाद आपका 45 60, 4 5 6 0 0, 14 में से 6 गया 8, 7 में से 5 गया 2, 8 में 4 गया 4, 4 2 8 0, ये आपका आंसर है। जैसे मर्जी कर लो, आंसर सेम ही आना है, यहां मल्टीप्लाई कर लो या कॉमन निकाल के कर लो, दैट इज द सेम थिंग, 4280 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, अच्छा क्वेश्चन है, A and B enter into partnership with rupees 50,000 60,000 respectively, ठीक है, C joins them after X months contributing rupees 70,000 and B leaves X months, मतलब जितने महीने के बाद C ने ज्वाइन किया है उतने ही महीने के बाद B ने लीव कर दिया, C ने ज्वाइन किया, B ने लीव कर दिया, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, if they share the profit in the ratio 20, ratio 18, ratio 21, then the value of X is, तो पहले वाले की कहानी निकाल दो, पहले वाले ने 50,000 के हिसाब से इन्वेस्ट किया हुआ है, दूसरे वाले ने किया 60,000 60,000, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू 12 माइनस एक्स, ठीक है ना, ओके, उसके बाद अगले वाले में किया 70,000, ये लो सर 70,000, और यहां पर भी कहानी किसके रिस्पेक्ट में है, 12 माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में है, ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है ना, बट हम फिलहाल सिर्फ आंसर आने से हमारा मतलब है, मेन लिखने के मार्क्स मिलते होते तो उस तरीके से मैं समझाता फिर आप लोगों को। आगे क्या बोला गया, आगे तो बाद में जाएंगे, काम करो पहले से सॉल्व करो, 12 पंजे 60, इसे 60 ही रहने दो रेशियो, इसे कर दो अपना 12 छिक 72 माइनस में 60x रेशियो। अब दो चीजें सामने आएंगी, या तो आप एक काम करो, इसे ऐसे मत करो, जैसे गलत हो जाएगा, ऐसे मत करो, आप यहां से सिर्फ जो 1000 वाली टर्म है ना उसके रिस्पेक्ट में सोल्व करो, ऐसे थोड़ा सा गलत हो, बल्कि हो ही चुका है गलत, तो ऐसे करो ही मत। एक काम करो ना, ये जो 60,000 है ये यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे इस ईयर से, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम कहानी यहां पर जो ब्रैकेट की बात मैं कर रहा था। एक काम करो ना, 12 पंजे 60, इसे 60 ही रहने दो और अंदर रहने दो अपना 12 माइनस एक्स, ऐसे कर दो इसे, ये अपना कर दो आप 70 और इसे भी अपना रहने दो 12 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद अब इन्होंने बोला है आगे, इतने छोड़ के चला गया, रेशियो दिया हुआ है मुझे, रेशियो कितना दिया हुआ है 20 रेशियो 18 रेशियो 21, 20 रेशियो 18 रेशियो 21। यहां से एक कहानी समझो जरा, रिलेशन चेक करो, पहले वाला जो है वो 60 है, यहां पहले वाला कितना है 20, ये रिस्पेक्टिव वैल्यूज होती है। अगर मैं इस पूरी वैल्यू को इन सब में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू तो सेम ही रहेगी, क्योंकि सेम वैल्यू से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 20 60, 18 3 54, 21 3 63, लेकिन अब मैं इक्विवेलेंटली तरीके से इन दोनों वैल्यूज को आपस में इक्वेट कर सकता हूं, क्योंकि फर्स्ट वाला 60 है, ये भी मेरे पास कितना है 60 है, मैंने यहां भी रेशियोज की बात की है। अगला कितना है 60 12 माइनस एक्स, अगला कितना है 54, यहां पे कितना 70 इंटू 12 माइनस एक्स, यहां पे कितना 63, इन्हें इक्विवेलेंट करके वैल्यूज को पुट कर दो, एक्स निकल के सामने आ जाएगा। राइट वंस मैं करवाता हूं, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो जल्दी। सर किसे इक्वल पुट करूं, 60 वाले को करूं या 60 इंटू 12 माइनस एक्स वाले को करूं या 70 इंटू 12 माइनस एक्स वाले को करूं? पहले वाला तो सेम ही है, दूसरे वाले को पुट कर दो। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड भाई, ये तो 12 पंजे 60 था, तो आपके पास 60 के आगे ऑलरेडी 4 जीरोस थी, यहाँ पे इसे 6 करो, सॉरी ये 6 है आपका, ये 7 है आपका,
क्योंकि यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे लेके जाएंगे 60,000 है, यहाँ पे जब इसे करेंगे 12×60 तो 60 के आगे आपके पास 4 जीरोज हैं, ठीक है ना। ये रही आपके 12×60 तो ऑलरेडी मैंने ले लिया, ये आपकी हटा दी, तो यहाँ पर मैंने 4 जीरोज हटा दिया, आपके 4 जीरोज यहाँ से, 4 जीरोज यहाँ से और 4 जीरोज यहाँ से, तो ये 6 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, ठीक है। वो मैंने गलती से 0 लगा दी थी। अब इक्वेट कर दो, ये वाली वैल्यू कितनी है 6 × 12 - x, दिस इज इक्विवेलेंट टू 54। 12 6 72 - 6x, दिस इज इक्वल टू 54 - 6x, दिस इज इक्वल टू -18। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3, और यही मुझे निकालना था, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान था, अच्छा क्वेश्चन भी था, तो ध्यान से करिए ऐसे क्वेश्चंस को। एक दो क्वेश्चन जरूर लेके चलते हैं। क्वेश्चन 18 पाइप्स वाला क्या कहता है, ये कह रहा है 4 पाइप्स कैन फिल अ रिजर्वॉयर, पाइप वाला क्वेश्चन, इन 15, 20, 30 एंड 60 आवर्स रिस्पेक्टिवली। 4 पाइप है, चारों को ओपन किया गया और वो जो है इतने रिस्पेक्टिव आवर्स में आपकी रिजर्वॉयर को फिल करते हैं, ठीक है। पहला पाइप खोला गया 8 बजे, दूसरा पाइप 9 बजे, तीसरा 10 बजे और चौथा पाइप 11 AM पे ओपन किया गया। तो बताइए व्हेन विल द रिजर्वॉयर बी फुल, रिजर्वॉयर जो कंटेनर है, जो टैंक है आपका, कब फुल हो जाएगा, ये आपका सवाल है। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास ओपन करने का टाइम है सब में 1 आवर का डिफरेंस है। पहले वाला 8 बजे खोला गया, फिर 9 बजे, फिर 10 बजे, उसके बाद फिर आपका 11 बजे। तो अगर मैं इस वैल्यू को लिखूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, I can take it as t/15 प्लस आपका सेकंड वाला कितना है, 1 घंटा लेट खुला है, t-1/20 प्लस अगला 1 घंटा और लेट खुला है आपका 10 बजे, t-2/30 और अगला एक और मतलब t-3/60। दिस इज इक्वल टू यूनिटी। अब तो बड़ा आसान सा है, अब तो मुझे क्या करना है, एलसीएम देना, इसको सोल्व करना है बस। टेक एलसीएम, एक काम करो बल्कि इसमें एलसीएम को पहले इधर ही ले आओ, 16 × 1 60 आ गया। अब सीधा कर दो सॉल्व, 15 4 60 40 आ गया, प्लस 20 3 60, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 3t-3 प्लस 32 60, तो 2t-4, ये आपका सेम एज इट इज रह जाएगा। t को देख लो पहले कहां पर है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10t। फिर कितना बचा, -3 -4 -7 और -3 -10, वहां जाके प्लस का हो गया, 70 बन गया। t की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। मतलब यह है कि टोटल 7 घंटे लगे। अब सवाल इसने क्या पूछा है, व्हेन विल द रिजर्वॉयर विल बी फुल, व्हेन विल द रिजर्वॉयर बी फुल, कब आपका टैंक जो फुल हो जाएगा। स्टार्ट कितने बजे, 8 बजे शुरू हुआ था, 8 बजे के बाद 7 घंटे जोड़ दो, 9 10 11 12 1 2 3, तो 3 बजे आपका होगा, तो ये रहा 3 PM। स्टार्ट हुआ था 8 AM से, तो 3 बजे आपका टैंक पूरा का पूरा फुल हो जाएगा। दिस इज माई 7 आवर्स, राइट सर। चलिए 19th, एक और क्वेश्चन टैप वाला। 3 टैप्स A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours is if A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternately। आपका जो A है वो तो हमेशा ही ओपन है, और जो B और C है वो आपके 1 आवर ऑल्टरनेटली ओपन है, ठीक है। द क्वेश्चन इज द टैंक विल बी फुल इन। आप एक काम करो, सबसे पहले तो A + B का 1 आवर का वर्क डन निकाल दो। सबसे पहले तो ये A + B 1 आवर में कितना करते हैं। इसने आगे बोला है A तो हमेशा ओपन रहता ही रहता है, B और C ऑल्टरनेटली कर रहे हैं, मतलब A जो है वो B के साथ भी काम कर रहा है और A जो है वो C के साथ भी काम कर रहा है। यस और नो सर, पहले ये बताइए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है जिससे ये पता लग गया। उसके बाद दोनों का पार्टली फील्ड की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। A + B में कितना आएगा, 1/12 + 1/15। A और C में दोनों का निकाल दो, 1/12 + 1/20। सॉल्व कर दो, लोवेस्ट टर्म में ले आओ, जल्दी बताओ कितना कितना आ रहा है। For 1 hour each alternately the tank will be full in, टैंक कितने में फुल होगा। तो पार्टली फिल 2 घंटे में निकाल देना, उसके बाद पार्टली फिल अपना निकाल देना 6 आवर्स के लिए। प्रीटी इजी। कितना है ये, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपका 3, लोवेस्ट टर्म में कर दो सीधा 3/20 और ये आपका आ गया 2/15। ठीक है सर, राइट। अब पार्टली फील्ड निकाल लो, पहले कितने में, 2 आवर्स में, पार्टली फील्ड विद द 2 आवर्स ऑफ द वैल्यू।
किस किस को लेके जाएंगे? जो मेरी वैल्यू आई है a प्लस बी आर्स की, दैट इज 3/20, दिस विल बी टेकन विद द कंसिडरेशन ऑफ योर b's वैल्यू, व्हाट इज दैट 1/15। इसे सॉल्व कर दो। सिमिलरली आई विल गो विद द 6 आवर्स रिस्पेक्टिवली, विद द 6 आवर्स निकाल दो। 6 आवर्स में क्या कर दूंगा, इस वाली वैल्यू को आई मल्टीप्लाइड बाय 2 3 6, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 20 और 15 का एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितनी वैल्यू आ रही है? ये आएगा आपका 17/60। और किसकी बात कर रहा है? 6 आवर्स की, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय योर 17/60। राइट सर? ठीक है सर। अब तो निकाल दो, कर दो माइनस, टोटल वैल्यू 1 है, 1 में से माइनस कर दो। लोएस्ट टाइम में ले आओ इसे, ये आएगा 17 अपॉन कट के आपका आ गया 20। टोटल वैल्यू कितनी है? 1 माइनस 17/20, कितना आ गया? 20 से कम 20, 20 में 17 गया 3/20। इसे कर दो कन्वर्ट एंड द टाइम विल बी फुल इन। बताओ ये आंसर कितना आएगा? अब आप कहेंगे सर ये आंसर तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो टोटल आपने रिमेनिंग वैल्यू निकाली है। इस रिमेनिंग वैल्यू के बिहाफ पे टोटल टाइम तो निकालो जिस टाइम में इन्होंने आपका टैंक जो है वो फुल हो जाएगा। इन्होंने बोला था टैंक विल बी फुल इन हाउ मेनी आवर्स। ये तो आपका रिमेनिंग वाली वैल्यू आई है कि बचा कितना, ये रिमेनिंग वाला है आपका जो आपने 1 में से माइनस किया। दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग आवर्स 3/20। कितना बचा? जल्दी बताओ, चलते हैं फिर आगे। बोलो भाई, 3/20 है ना, तो यहां से टोटल आवर्स कितना बोल रहे हो आप? 7 बोल रहे हो, और 1 आवर्स की रिस्पेक्टिव वैल्यू वैसे आपकी चल रही है क्योंकि वो बोल रहा है एक टाइम पे एक तो ओपन है ही है, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7 आवर्स। दिस इज द राइट आंसर। प्रीटी इजी, राइट? ठीक है, क्लियर हो गया अच्छे से? तो यहां परेशान मत होना कि ये वाली जो वैल्यूज है इसके भी यहाँ पे 7 आवर्स कैसे आया। सिंपल सा फंडा जो मैंने बताया, ये आपका रिमेनिंग वाला पार्ट है जो आपने निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि इतना पार्ट जो आपका पड़ता है 1 आवर के अंदर। टाइम की ही बात चल रही है, तो टोटल हमारे पास पहले कितने थे? 6 आवर पहले से थे। टोटल टाइम कितना हो गया? तो 6 और 1 आपका कितना हो जाएगा? 7 आवर्स इज द टोटल टाइम। ठीक है, जिसमें आपका टैंक फुल हो जाएगा। डन सर? क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है? 3 फ्रेंड्स एनी, बॉब and Chris work together to do a certain job. The time it takes them to do the work together is 6 hours less than the any would have taken alone. अगर वो अकेली काम करते तो उसके रिस्पेक्ट में 1 आवर कम की ये बात कर रहा है। 1 hour less than Bob would have taken alone and half the time Chris would have taken working alone. How long did it take them to complete the job working together? मुझे इनका तीनों का टाइम पता है क्या? नहीं पता। मैं काम करता हूं, इन तीनों का कंबाइंड टाइम मान लेता हूं x hours. Now as per the respective conditions, एनी का कितना दिया हुआ है? ये मेरे पास x + 6, क्योंकि हमने जो टोटल टाइम लेट किया है ये तो सभी का है, ये तो कंबाइंड टाइम है x hours. एनी के रिस्पेक्ट में कितना बोल रहा है? 6 घंटे के डिफरेंस की बात कर रहा है। बोब का कितना बोल रहा है? 1 आवर की बात कर रहा है, तो बोब में कितना आ जाएगा? x + 1। तीसरे भाई साहब कौन है? क्रिस है। क्रिस कितना बोल रहा है? ट्वाइस ऑफ द वैल्यू, 2x हो जाएगा। ठीक है ना? साफ साफ कहानियां है, 6 घंटे कम, 1 घंटा कम, हाफ द टाइम। तो मैंने क्या कहते, डिफरेंस के बिहाफ पे वहां पे 6 प्लस कर दिया, डिफरेंस के बिहाफ पे वहां पे 1 प्लस कर दिया, और ये हाफ है तो मैंने वहां पे ट्वाइस के रिस्पेक्ट में वैल्यू ले ली। बात एक ही है, राइट सर? अच्छा, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक देम टू कंप्लीट द जॉब वर्किंग टुगेदर? अगर इकट्ठे काम करते हैं तो बड़ी आसान है सर, अब तो कुछ बचा ही नहीं, यही लेट करने वाली कहानी थी। 1/x + 6, बॉब है तो 1/x + 1, और क्रिस है तो 1/2x, दैट इज इक्वल टू 1/x। टेक एलसीएम, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x का आंसर निकाल दो, कुछ नहीं बचा इसके अंदर। क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर ही दोगे सर, एलसीएम ही लेना है, कुछ भी नहीं करना। जल्दी करो। इस वाले क्वेश्चन में ना x की वैल्यू 2 आएंगी। 2 क्यों आएंगी? क्योंकि इनको सॉल्व करने पे आपके पास एक इक्वेशन फॉर्म होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी, जहां से x की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू आएगी नेगेटिव, एक वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो हमारे पास जो भी आपका वर्क है ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जो पॉजिटिव वाला होगा वो आपका राइट वैल्यू होगी, नेगेटिव वाले को आपको टेक प्लेस करना ही नहीं है, राइट वाला नेगेटिव वाला आप लेके चलेंगे नहीं। ये जो वैल्यू आएगी, इक्वेशन वो आएगी
3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसके आसपास वैल्यू आएगी। इसे सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। मुझे चाहिए माइनस में 18 और प्लस में चाहिए 7, तो क्या करूंगा मैं, बताओ। 6, 3 और क्या हो सकता है, 9 और 2 कर दो इसे ब्रेक। 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। यहां करते हैं, इधर स्पेस है हमारे पास। 3x कॉमन आ गया, x प्लस 3, एक तो ये बचा, और इधर हमारे पास 2 कॉमन आ गया, माइनस 2 आया। यहां पे आपके पास बच गया x प्लस 3। 2 वैल्यूज आई सर, एक आपके पास आ गई x प्लस 3 और एक वैल्यू आ गई 3 माइनस तो x प्लस 3, हाँ ठीक है। एक आपके पास आ गया x प्लस 3, एक आपके पास आ गया 3x माइनस 2। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -3, और यहाँ से कितना आ गया 2/3। ये वैल्यूज आ रही है। लेकिन सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या हो गया, बात तो ये हुई ना कि नेगेटिव नहीं लेना, कि वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। तो 2/3 है ना आपके पास, 2/3 इसे कन्वर्ट कर दो। तो कन्वर्ट करेंगे तो दिस विल बी 2/3 मल्टीप्लाई बाय 60। 3 से काट दो, 2 दूनी 3 दूनी 60, 20 दूनी 40, 40 मिनट आपका आंसर आ गया। नेगेटिव वाला कंसीडर करना ही नहीं है, -3 वाला, तो वही मैं बोल रहा था, एक माइनस आएगा एक प्लस आएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ठीक है सर, उसे कर दो मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि बात चल रही है मिनट की, मिनट में कन्वर्ट करना है आपको। मल्टीप्लाई 60, 40 मिनट्स आपका राइट आंसर है। क्लियर है सर, ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। अभी इतना ही। तो मिक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने जो मेन टॉपिक्स थे, उन मेन टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए। फिलहाल इतना ही। आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अपना मन लगा के अपनी प्रैक्टिस करो, कुछ ही दिन बचे हैं, अब तक एग्जाम आपका आ ही गया है, हमारे सर पे है, बिल्कुल ध्यान से करो। जो गलतियां हम लोग करते हैं, ट्राई टू अवॉइड दैम। कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जाए, ताकि जो गलतियां हमारी हो रही हैं वो ना हो। गलती होंगी कैलकुलेशंस के अंदर, कैलकुलेशन अच्छे से करना, कॉन्सेप्ट अपना फाइनल रखना, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत होने मत देना, एंड कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है सर, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट एंड गुड लक। बाय, टेक केयर।